नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ जगहों पर लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं, और वो भी खुशी खुशी। आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे फ्रांसिस्क मिरालेस और हेक्टर गार्सिया की किताब आइकिगाई के जरिए। ये किताब हमें जापान के एक द्वीप ओकिनावा ले जाती है। सुना है वहां दुनिया में सबसे ज्यादा शतायु लोग रहते हैं, और इस सब का राज शायद आइकिगाई शब्द में है। इसका मतलब है आपकी सुबह उठने की वजह। तो चलिए आज इस जापानी दर्शन के कुछ जरूरी पहलुओं पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ लंबी उम्र की बात नहीं है मेरे ख्याल से। ये चर्चा असल में जीवन में एक गहरा मतलब, एक संतुलन खोजने के बारे में है। और ये ज्ञान ओकिनावा के लोगों की सदियों पुरानी समझ से आता है, जो दुनिया की सबसे लंबी उम्र वाली आबादियों में से एक है। इस किताब की खास बात यह है कि ये फिलॉसफी को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने लायक, मतलब प्रैक्टिकल सलाह से जोड़ती है। ये सिर्फ सोचने पर नहीं बल्कि जीने के तरीके पर भी जोर देती है। अच्छा, तो ये आइकिगाई या सुबह उठने की वजह, ये मिलती कैसे है? किताब में शायद वो 4 सर्कल्स वाली बात है ना? हाँ, वो चार एक दूसरे को काटते हुए घेरें। पहला, वो काम जिसे आप सच में प्यार करते हैं, आपका पैशन। दूसरा, जिसमें आप माहिर हैं, आपका हुनर या प्रोफेशन। तीसरा, दुनिया को जिसकी जरूरत है, आपका मिशन। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, वोकेशन। इन सब का संगम, जहां ये चारों मिलते हैं, वही आपका आइकिगाई है। ऐसा। बिल्कुल सही। और इसी आइडिया से किताब की एक बहुत अहम सीख निकलती है। वो है एक साफ मकसद, एक उद्देश्य का होना कितना जरूरी है। ओकिनावा के लोग ये मानते हैं कि जब जीवन में कोई लक्ष्य होता है ना, तो वो सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि आपकी सेहत और उम्र पर भी मतलब पॉजिटिव असर डालता है। और दूसरी दिलचस्प बात है उनका जीने का अंदाज, बड़ा धीमा ठहरा हुआ सा, स्लो लिविंग जिसे कहते हैं। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जहाँ तनाव इतना आम है, ये धीमी गति अपनाने की सोच मानसिक शांति के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। ये धीमी गति वाली बात वाकई सोचने वाली है। हम सब भाग रहे हैं बस, और साथ ही रिश्तों पर इतना जोर, वो भी कमाल का है। किताब बताती है कि ओकिनावा में लोग अपने दोस्तों, परिवार, अपने समुदाय के साथ कितने गहरे जुड़े रहते हैं। ये मजबूत सामाजिक बंधन, उनका सोशल नेटवर्क, उनकी लंबी उम्र का एक बड़ा राज माना जाता है। आजकल अकेलेपन के इस दौर में ये तो बहुत ही ज़रूरी सबक लगता है। सही बात है। और इसी के साथ जुड़ा है उनका खानपान और सेहत को देखने का नजरिया। ओकिनावा डाइट में ताज़ी सब्जियां, फल, सी फूड वगैरह खूब होता है, लेकिन वो खाते ज़रूरत से थोड़ा कम है। उनका वो सिद्धांत है ना, हारा हाचीबू। हाँ हाँ, सुना है। पेट सिर्फ 80% भरना। बिल्कुल। ये आजकल जिसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं, कुछ वैसा ही है। और भारी भरकम वर्जिश की जगह वो रोज़ हल्की फुल्की कसरत करते हैं, जैसे बागबानी हो गई या बस पैदल चलना। ये छोटी छोटी आदतें हैं, पर मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। हाँ, और किताब का एक और पहलू जो मुझे काफ़ी पसंद आया, वो है इसका लिखने का तरीका। बहुत सरल है। ये जापानी संस्कृति की झलक तो देती है, पर ऐसा नहीं कि बोझिल लगे। फिलॉसफी के साथ साथ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है अपनी ज़िंदगी में। खासकर उनके लिए ये बहुत काम की हो सकती है जो शायद अपनी ज़िंदगी में कोई दिशा ढूंढ रहे हैं या बहुत तनाव में हैं। जैसा कि रिव्यूज़ में भी कहा गया है, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका, एक लाइफस्टाइल गाइड जैसी है। और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि किताब आपको अपने अंदर झांकने को कहती है। वो कहती है कि अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता छोड़ो और अभी में जियो, इस पल में। हर पल का पूरी तरह अनुभव करना, ये भी आइकिगाई का ही एक हिस्सा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़, मतलब सार क्या निकला? आइकिगाई दरअसल उस बैलेंस पॉइंट को ढूंढने की कला है जहां आपका जुनून, आपका हुनर, दुनिया की ज़रूरतें और आपकी आजीविका, ये सब मिलते हैं। ये ओकिनावा के लोगों के ज्ञान से मिली एक राह है, एक लंबे, भरपूर और शायद ज़्यादा खुशहाल जीवन की तरफ। सारी बात संतुलन साधने की है। हाँ, और यहाँ एक गहरा सवाल उठता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि हर किसी को अपना आइकिगाई खोजना होता है, वो यूनिक होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब कोई इन चार दायरों को टटोलता है, उसे क्या पसंद है, वो किसमें अच्छा है, दुनिया को क्या चाहिए और उसे किस काम के पैसे मिल सकते हैं, तो इस खोज से उसके अपने मकसद के कौन से नए रास्ते खुल सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो रास्ता एकदम ओकिनावा मॉडल जैसा ही दिखे, पर क्या वो अपने आप में अनूठा और उतना